सो आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपने यहाँ तक इसको तसल्ली से देख लिया, इस सवाल के जवाब को बुलेट नंबर 4 तक। ठीक है ना जी। और आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इस बुलेट नंबर 4 तक हमने क्या क्या जर्नल्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। फिर बात करते हैं बुलेट नंबर 5 की। और बुलेट नंबर 5 में सवाल क्या कहता है, आप सबके सामने सवाल होना चाहिए। कहता ऑन 1 मार्च 2017, जो कि ईयर एंड से 1 साल 9 महीने पहले की बात है, बीएल ने एक जॉइंट वेंचर बनाया। हम डिस्कस कर चुके, एग्री कर चुके कि ये बुलेट नंबर 5 में जो एंटिटी बन रही है ये बुनियादी तौर पर एक जॉइंट वेंचर है। ठीक, 60% उसमें बीएल का शेयर है। और हमें पता है जॉइंट वेंचर की इक्विटी अकाउंटिंग होती है। लिखा यह गया है कि उसके नेट एसेट्स जो ईयर एंड के ऊपर हैं, उस जॉइंट वेंचर के नेट एसेट्स वो कितने बनते हैं ये बताया गया। ठीक है ना जी। उस जॉइंट वेंचर के नेट एसेट्स कितने बनते हैं ये बताया गया। अब अगर मैं इस जॉइंट वेंचर की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन जेवी, क्या आप सब देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन जेवी 360 की जो हमारी बैलेंस शीट पे आ रही है। इसका मतलब जब भी ये जॉइंट वेंचर बना था, जिस टाइम पर भी ये सेटअप हुआ था, उस वक्त हमने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 360 की। ठीक, आज इस जॉइंट वेंचर के नेट एसेट्स कितनी वैल्यू के बन रहे हैं? उनकी कैरिंग अमाउंट क्या बनती है? उनकी कैरिंग अमाउंट बनती है 800 के एसेट्स, 400 के भी एसेट्स और 220 की लाइबिलिटीज, है ना। ये बनता है 980 मिलियन रुपीस। ठीक, तो जब हमने लिया था उस वक्त हमने 360 की इन्वेस्टमेंट की थी। आज अगर हम इस 980 का 60% बनाएं, 980 का 60% बनाएं, तो एक वैल्यू बन जाएगी कि जी इसके नेट एसेट्स में इतना शेयर बनता है हमारा। ठीक, उसको 360 से कंपेयर कर लें, वहां से भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी निकल आएगा। एक तरीका ये है। ठीक है, आप उसको 360 से कंपेयर कर लें, एक तरीका ये है कि वहां से आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी निकल आएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि इसके नेट एसेट्स आज बनते हैं 980। 980 इसके नेट एसेट्स इनिशियली कितने के होंगे? इनिशियली होंगे 360 डिवाइडेड बाय 60% इज इक्वल टू 600 के। देखो भाई, हमने 60% इन्वेस्टमेंट की थी, वो 360 के इक्वल थी। तो इसका मतलब है इनिशियली इसके नेट एसेट्स 600 मिलियन के होंगे। इसका मतलब है इसके नेट एसेट्स में कितने का इंक्रीज आया है? इस पीरियड के दौरान इसमें इंक्रीज आया है 380 मिलियन का। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। इस 380 मिलियन में हमारा शेयर कितना है? हमारा शेयर कितना है? हमारा शेयर है 60%। राइट, हम एक चीज पहले पढ़ चुके कि भाई इंक्रीज इन नेट एसेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट्स। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन इक्विटी। ये बात हम पहले एक सवाल में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। याद है, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल सी बना के दिखाया था कि यार इंक्रीज इन नेट एसेट से मुराद असल में इंक्रीज इन अर्निंग्स, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन इक्विटी होता है। तो ये बनता है 228। आप ये 228 आप यूं भी बना सकते हैं, और ये 228 जैसे मैंने आपको पहले बताया आप यूं भी बना सकते थे कि 980 का 60% ले लेते और उसको कंपेयर कर लेते 360 से, माइनस 360 कर लेते, तो वहां से भी 228 ही बनना चाहिए आपके पास। दोनों साइड से जैसे मर्जी बना लें, दोनों साइड से 228 ही बनेगा, बिकॉज इट इज द सेम मैथ।
थोड़ी सी अगर आपकी अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो नहीं कहूंगा मैं, तो अरिथमेटिक है, प्लस माइनस है, अरिथमेटिक सेंस थोड़ी सी तेज है, तो आपको दोनों साइड से नजर आएगा कि यार ये 228 ही बनता है। ठीक, इसका मतलब है कि फिफ्थ बुलेट के नतीजे में शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी इज बेसिकली 228, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ दिस 1 year and 9 months, जब से हमने इसको लिया हुआ है 1 year and 9 months। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ आ गई, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। तो हम क्या करेंगे इसके नतीजे में, हम फॉलोइंग जर्नल प्रोसेस करेंगे। क्या हम कहेंगे? डेबिट इन्वेस्टमेंट बाय 228, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी या शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट का एक नॉर्मल जर्नल होता है। डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पीएनएल। सो डेबिट इन्वेस्टमेंट पीएनएल है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर लेते हैं। और ये किसकी रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होगी? किसकी रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट होगी? बीएल की। BL is, by the way, the parent over here in this question. Parent की, BL की। Why? Because ये parent की इन्वेस्टमेंट है, BL की इन्वेस्टमेंट। अगर यही इन्वेस्टमेंट किसी सब्सिडरी की होती, और हम अब बखूबी वाकिफ हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप से, हमें पता सब्सिडरीज की भी आगे इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अगर होती तो उसको कहां लिखते? फॉर एग्जाम्पल अगर ये OL की होती तो कहां लिखते? यहां जहां मैं ये कर्सर दिखा रहा हूं आपको। या अगर CL की होती तो CL के कॉलम के अंदर लिखते। ठीक है जी, आइए मैं लिख लेता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेवी, और ब्रैकेट्स में लिख देता हूं PL, PL नाम है ना उस जेवी का, विच इज 228। और ये स्टैरिक मैंने दे दिया इसके साथ, बिकॉज वही स्टैरिक हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, जिस स्टैरिक में हमने इसको कैलकुलेट किया। छोटी छोटी चीज़ों की अलग वर्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, स्टैरिक्स लगा के उसको कर दिया करें, टाइम ज़ाया होता है और स्पेस ज़ाया होती है अदरवाइज एग्जाम में। ठीक, तो फिफ्थ बुलेट भी हो गया हमारा। फिर सिक्स्थ बुलेट कहते हैं PL के ईयर एंड पर, सिक्स्थ बुलेट पढ़ रहा हूं, जो स्टॉक है उसके अंदर 50 मिलियन का ऐसा स्टॉक है जो उसने BL से खरीदा है, जहां सेलर कौन था? BL भाई सेलर थे। सेलर कौन था? BL। ओके फाइन। और वो स्टॉक सेल हुआ है कॉस्ट प्लस 25% पे। अब आप सबको मालूम है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है जी। ये दूसरा दो स्टैरिक डाल के मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, नंबर कैसे बना रहा हूं मैं बना रहा हूं 50 मिलियन उन गुड्स की वैल्यू है। ठीक है, उन गुड्स को PL के पास अगर वो 50 मिलियन के पड़े हैं तो इसका मतलब है कि 50 मिलियन उन गुड्स की वैल्यू है। ठीक है ना, और वो कॉस्ट प्लस 25 पे बिके हैं, इसका मतलब उन पे जो मार्जिन चार्ज किया होगा, जो प्रॉफिट चार्ज किया होगा, इसको मार्कअप बोलते हैं आमतौर पे, वो 25/125 का होगा, है ना। और हमें पता है कि हम 60% की हद तक, 60% की एक्सटेंट तक ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिमूव करेंगे, ये भी पता है हमें, है ना, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इक्विटी अकाउंटिंग बखूबी पढ़ी है, जबरदस्त पढ़ी हुई है, राइट। सो ये बन जाता है 6 मिलियन। तो कर देते हैं एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट बनेगी? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, ऑन सेल ऑफ स्टॉक कह लें जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है, इन्वेंट्री कह लें, वट एवर यू वॉन्ट टू से, टर्मिनोलॉजी का कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। तो 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, और ये है बुलेट नंबर 6, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि डेबिट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ हु, किसकी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही है? ऑफ द सेलर, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द सेलर। और अगर हमारी इक्विटी अकाउंटिंग अच्छी है, जो कि इंशाल्लाह हमारी है, तो हमें पता है कि क्रेडिट इन्वेंट्री नहीं होती, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होती है।
क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होती है। सो वी नो कि इक्विटी अकाउंटिंग में ये एंट्री कैसे करते हैं, डेबिट P&L ऑफ द सेलर, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। सो आइए क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बाय 6, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमारी बैलेंस शीट बैलेंस चल रही है, डेबिट क्रेडिट्स पे चल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, तो 6 बुलेट भी हमने कर लिया। ठीक हो गया जी। फिर 7th बुलेट, 7th बुलेट क्या है? 7th बुलेट है द लीज, जो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लीज की हुई है और वो BL ने OL को लीज की हुई है, ऐसे ही है। ये एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं यहां पे, वर्किंग 6 के नाम से, ठीक है ना जी। ये हमारा पेज नंबर 8 हो जाएगा, दिस इज पेज नंबर 7, दिस वन, एंड दिस वन इज पेज नंबर 8। फॉर मी इट्स पेज नंबर 8, फॉर यू जाहिर है शायद 4 पेजों पे सवाल आ रहा होगा पूरा। सो वर्किंग 6, लीज फ्रॉम BL to OL। अब इस लीज में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो BL है उसने इसको एज एन ऑपरेटिंग लीज रिकॉर्ड किया होगा, इज दैट राइट? सो BL ने अपने पास जर्नल बुक किया होगा, बैंक डेबिट जो पैसे मिले, ठीक है, एंड इनकम क्रेडिट P&L क्रेडिट फॉर द रेंटल इनकम रिसीव्ड। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। सो उसने 400 मिलियन की का ये जर्नल किया होगा, ऐसे ही है। ओके फाइन, बेहतरीन। ये सेपरेट फाइनेंशियल्स में उसने जर्नल किया। OL ने क्या किया? OL ने अपने पास रिकॉर्ड किया होगा एक राइट ऑफ यूज एसेट और एक लाइबिलिटी। क्या ख्याल है? प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर पता है हमें। अच्छा, उसने प्रेजेंट वैल्यू कैसे बनाई होगी? उसने प्रेजेंट वैल्यू बनाई होगी 400 मिलियन into 1 minus 1.1 because discount rate is 10% raised to power minus 3 years over 0.1 is equal to 995। तो उसने एक राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड किया होगा 995 का और एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी 995 की। क्या ख्याल है? इस राइट ऑफ यूज एसेट के साथ क्या हुआ होगा? इसकी डेप्रिसिएशन हुई होगी, डेप्रिसिएशन टू राइट ऑफ यूज एसेट, ऐसे ही है। और ओवर 3 years विच इज द लीज टर्म उसने उसको डेप्रिसिएट किया होगा, 332 की डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी OL ने अपने पास, करेक्ट। इस लीज लाइबिलिटी के साथ क्या हुआ होगा? इस लीज लाइबिलिटी पे पहले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, पता है ना आपको, इसका टेबल बनता है। अब मैं वो टेबल नहीं बना रहा, हम सिर्फ अपने जहन में और इमेजिनेशन में वो टेबल रखते हैं, बिकॉज आप ये भी समझो कि हमने एग्जाम में इसको एक अप्रोप्रिएट टाइम में सॉल्व करना है, राइट। तो सिर्फ जहन में और इमेजिनेशन में वो टेबल रखते हैं। वो जो ये वाला टेबल बनता है, ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस, याद है ना, इंटरेस्ट, बैंक, क्लोजिंग बैलेंस, राइट। सो ओपनिंग बैलेंस 995 हो तो 10% इंटरेस्ट कितना बना? 100, 99.5 बना ना। 99.5 को मैंने राउंड कर दिया 100। और साथ दूसरी एंट्री की होगी लाइबिलिटी टू बैंक, जब उसने पेमेंट की होगी 400 की, रेंटल भी तो पे किया होगा ना उसने, तो लाइबिलिटी टू बैंक एंट्री की होगी। मैंने आपसे क्या कहा है, ये तो सारी एंट्रीज उन्होंने की हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये तमाम काम, जितने काम मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं, ये टेबल मैं नीचे से मिटा रहा हूं, ये सिर्फ आपको याद दहानी के लिए था।
ये जितने काम मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये सारे काम उन्होंने सेपरेट फाइनेंशियल्स में किए हैं, और ये मुझे इसलिए पता है कि उन्होंने किए हैं बिकॉज IFRS 16 की नॉलेज मुझे है. What about consolidated financial statements? What will happen in conso financial statements? Everything must be reversed. Everything must be reversed. And it should be treated like a simple PP. यही पढ़ा था हमने. Now when I say everything must be reversed, इसका मतलब है पेरेंट ने जो जर्नल रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करो. पेरेंट ने क्या जर्नल रिकॉर्ड किया है? बैंक टू इनकम. तो एंट्री करो इनकम टू बैंक. ऐसा ही है. आइए कर लेते हैं इनकम टू बैंक. इनकम टू बैंक कैसे करेंगे? पेरेंट की इनकम रिवर्स करनी हो तो क्या करेंगे? पेरेंट की इनकम रिवर्स करनी हो तो क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग डेबिट कर देंगे. इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ लीज इनकम. लें जी, कर दिया. 400 से रिवर्स कर दिया और इसके आगे लिख दिया वर्किंग 6. और ये नतीजा है मेरे जर्नल नंबर 7 का. ठीक है ना? जर्नल नंबर 7 का नतीजा है कि मैंने इनकम टू बैंक कर दिया है 400 से. करेक्ट? ऑलराइट. साथ ही मैं जाके बैंक में भी नेगेटिव कर देता हूं. बैंक करंट एसेट्स में पड़ा है मेरा, 400 से यहां कम कर देता हूं. ठीक है, फाइन, कर दिया. और मैंने लिख दिया साथ जर्नल नंबर 7. याद रखिए जो जर्नल्स का नंबर लिखता हूं ना मैं एडजस्टमेंट का, ये 6 7 1 2 3 4, ये कोई एग्जाम में नहीं लिख देना आप लोगों ने. ये सिर्फ मैं आपकी सहूलत के लिए लिखता हूं कि आप बाद में कभी रिवीजन करें तो आपको नजर आए कि अच्छा यार ये इसके नतीजे में था. ये एग्जाम में नहीं एम लिखते रहना 1 2 3 4 5 6, वहां कोई काम नहीं होता है इसका. ये तो आपकी सहूलत के लिए. ठीक. सो पहला जर्नल मैंने रिवर्स कर दिया. ठीक है जी, लो जी, मुबारक हो. वर्किंग 5 या वर्किंग 6 में फर्स्ट तो रिवर्स हो गया. आगे चलते हैं. फिर ROU एसेट टू लाइबिलिटी, इसको क्या करना है? रिवर्स. लाइबिलिटी टू ROU एसेट. क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना जी? लाइबिलिटी टू ROU एसेट. अब ROU एसेट्स जो हैं वो कहां बुक किए होंगे? आपकी सब्सिडरी ने. उसके पास बैलेंस शीट में तो राइट ऑफ यूज एसेट अलग से नजर ही नहीं आ रहे. अगर आप याद करो तो मैंने आपको IFRS 16 में ये बात पढ़ाई थी कि राइट ऑफ यूज एसेट्स को PPE या रेलेवेंट जो उसकी एसेट होता है, PPE, इंटेंजिबल, IP वगैरह, उसके अंदर भी दिखाया जा सकता है और उसको सेपरेटली भी दिखाया जा सकता है. अगर आप याद करो, अगर याद नहीं है तो जाके देख सकते हो आप. जब मैंने आपको IFRS 16 की प्रेजेंटेशन पढ़ाई थी तो मैंने बात पढ़ाई थी आपको. तो उसने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने PPE के अंदर ही दिखा दिया उसे. फाइन. तो ROU एसेट टू लाइबिलिटी, OL के पास मैं ये 995 का जर्नल करने जा रहा हूं. देखिएगा जी आप, और आपको कोई मसला नहीं होगा. 995 से मैं इसकी लाइबिलिटी रिवर्स कर रहा हूं. ले जी, 995 से लाइबिलिटी उड़ा दी, उड़ गई लाइबिलिटी. और 995 से मैं उसका ROU एसेट या PP रिवर्स कर रहा हूं. ले जी, ये भी उड़ा दिया. क्या गया हमारा? लाइबिलिटी भी उड़ा दी और एसेट भी उड़ा दिया. कोई दिक्कत हुई हमें उसमें? किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई जी. राइट. सो वो भी जर्नल रिवर्स हो गया, लाइबिलिटी और एसेट वाला. अच्छा, अगला जर्नल, अब मैं उस वर्किंग पे नहीं जा रहा, आपकी कॉपियों पे होपफुली वो वर्किंग बनी होगी. अगला जर्नल था डेप्रीसिएशन टू ROU एसेट. ऐसे ही है. अब अगर उसको रिवर्स करना है तो करेंगे ROU एसेट टू डेप्रीसिएशन. क्या ख्याल है? उसको रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? ROU एसेट टू डेप्रीसिएशन. आए उसको भी कर लेते हैं रिवर्स. लीजिए जी, ROU एसेट को करें डेबिट 332 से. 332 से ROU एसेट को करें डेबिट. ठीक है ना?
उल्टा कर रहे हैं ना उस जर्नल को, और रिटेन्ड अर्निंग को करें क्रेडिट। किसकी रिटेन्ड अर्निंग को? सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग को, जो रेलिवेंट सब्सिडरी है उसकी रिटेन्ड अर्निंग को। और रेलिवेंट सब्सिडरी है यहां पे ओएल, लिख देते हैं रिवर्स डेप्रिसिएशन ऑन आरओयू एसेट, और हवाला दे देते हैं अगर एग्जामिनर वर्किंग देखना चाहे तो वर्किंग 6 की 332। ले जी, एसेट डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, बेहतरीन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं। राइट तो आप देख रहे हो, मैं सिर्फ अभी मुझे बोलने में और आपको बताने में देर लग रही है, बट अगर ये आपने ऑन योर ओन करना हो तो ये मेरे से आप 1/5 टाइम में कर सकते हो। आप जर्नल देखते जाओगे, आपको यार इसको रिवर्स कैसे करना है, ये भी जर्नल हुआ है रिवर्स कर दिया, ये भी जर्नल हुआ है रिवर्स कर दिया। अब एक और जर्नल हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, इसको भी रिवर्स कर देते। कैसे बोला? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, देखिएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस में अगर कोई चीज रिकॉर्ड हुई भी है तो वो रिटेन्ड अर्निंग में रिकॉर्ड हुई होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी, वर्किंग 6। ले जी, 100 से रीइंस्टेट कर दी रिटेन्ड अर्निंग, मैंने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। फाइन, आगे क्या करूं? साथ क्रेडिट भी करूं। ये मैंने कर दिया 100 से रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट, तो डेबिट कर दूं क्या? लाइबिलिटी। ले जी, 100 से लाइबिलिटी रिवर्स कर देते हैं, बेहतरीन। और आखिरी जर्नल वहां पे आपके सामने लिखा आ रहा होगा लाइबिलिटी टू बैंक, है ना? वर्किंग 6 में आखिरी जर्नल होगा लाइबिलिटी टू बैंक। उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है? उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है? बैंक टू लाइबिलिटी, बैंक में करें डेबिट 400। नहीं जी, बैंक तो वहीं वापस आ गया। करंट एसेट में हमने देखा है क्रेडिट भी हुआ, डेबिट भी हुआ, वापस घूम के वहीं आ गया। और लाइबिलिटी में करें क्रेडिट 400। लाइबिलिटी में क्रेडिट करने का मतलब है लाइबिलिटी को बढ़ा दें 400 से, यही है ना? दैट्स इट, वी आर डन। ये जो बड़ा मुश्किल सा जर्नल लग रहा था और बड़ा खतरनाक सा जर्नल लग रहा था, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। इट वाज जस्ट कि मुझे IFRS 16 की बिल्कुल बेसिक सेंस होनी चाहिए थी कि यार इन्होंने सेपरेट फाइनेंशियल्स में क्या करना है। बिल्कुल बेसिक। आप लोगों ने IFRS 16 की मुश्किल चीजें पढ़ी हुई हैं, you people know how tricky that standard can be, right? बिल्कुल बेसिक सेंस होनी चाहिए थी। And consolidated financial statements में its treatment is simple, you just reverse everything and it should be treated like simple asset. Now क्या हमने इसको एक सिंपल एसेट के तौर पे ट्रीट किया हुआ है? जवाब है इट इज ऑलरेडी, ये वाला ट्रीटमेंट ऑलरेडी डन है, ये वाला ट्रीटमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लेसर, ऑलरेडी डन बाय BL। ये बड़ी कीमती बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको जरा अटेंटिव होके सुने। मैंने आपसे कहा पहला स्टेप होता है इसको रिवर्स करें, दूसरा स्टेप होता है इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सिंपल एसेट, यानी कि सिंपल PPE की तरह इसको डेप्रिसिएट करो। ये जो दूसरा काम है ये मुझे यहां करने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि ये लेसर ने ऑलरेडी किया हुआ है। वाई? बिकॉज ये एक ऑपरेटिंग लीज थी फॉर द लेसर। अगर खुदा ना खास्ता ये लेसर के लिए क्या होती, क्या होती? फाइनेंस लीज होती। हो तो सकती है ना लेसर के लिए, हो सकता है फ्यूचर में सवाल आए और उसमें फाइनेंस लीज हो। अगर लेसर के लिए फाइनेंस लीज होती, अगर फाइनेंस लीज होती, तो ये सेकंड स्टेप भी एप्लीकेबल हो जाता।
तो आपको फिर इसकी डेप्रीसिएशन भी अलग से चार्ज करनी पड़ती है, बिकॉज उस केस में लेसर ने फिर इसकी डेप्रीसिएशन नॉर्मल तरीके से चार्ज ना की होती। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है पहली बार सुनने में, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जरा पॉज करो यहां पर और 1 मिनट जरा इस पे सोचो कि मैंने बात क्या कही है। ऑलराइट जी, आई होप आप सबने इस पर जरा सोचा है एंड नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि यार वाकई ये 2 स्टेप्स हैं, बट दूसरा स्टेप इस सवाल के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो लीजिए जी, हमारा सवाल मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सिर्फ वर्किंग्स को मुकम्मल कर लेते हैं, सम टोटल्स कर लेते हैं एंड वी आर ऑल डन। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्किंग 1 गुडविल से। वर्किंग्स को मुकम्मल करते हैं, गुडविल की वर्किंग बनाते हैं। जो ओएल की गुडविल है उसको मुकम्मल करने के लिए हमें क्या मजीद कुछ चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को कंप्लीट करने के लिए? जवाब है यस। जवाब है कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन नहीं मिली हमें, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो नहीं मिली हमें। अच्छा, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन नहीं मिली हमें, तो क्या हमने पहले कोई ऐसा सवाल देखा है जिसमें एग्जामिनर ने हमारे साथ इस तरह का कोई खेल खेला हो? बिल्कुल देखा है, जिसमें एंडिंग नंबर दे देता है एग्जामिनर, गुडविल 450, ये उसने खुद से बताया हुआ था हमें, और हमें उसको बैलेंसिंग रखकर रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन को निकालना पड़ता है। तो मैं जरा छोटी सी वही वर्किंग कर लेता हूं जो हमने एक दफा पहले भी की थी। राइट, हमें पता है कि जब हमने ओएल एक्वायर की, जब हमने ओएल ली, तो हमने उसमें 75% शेयर्स लिए थे। इसका मतलब एनसीआई जो है हमारा वो एट 25% निकलेगा। राइट, तो वही वाली साइंस हम दोबारा लगा लेते हैं कि होना क्या चाहिए। होना ऐसे चाहिए कि 5400 का माइनस किया जाए उसमें से, कह देते हैं ऐसे x, इसको x, और उसमें प्लस किया जाए, ये हो जाएगा 0.25x, ऐसे ही है ना, प्लस किया जाए 0.25x, तो जवाब आना चाहिए 450 पॉजिटिव। यही बात है ना जी, 5400 में से x माइनस किया जाए जो कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, ठीक है ना, और उसमें प्लस किया जाए 0.25x जो कि एनसीआई बनता है 25%, तो जवाब आना चाहिए 450। तो यहां से हमें पता चल जाएगा x क्या बनता है, व्हाट विल बी दी x। समझ आती है कि जी x होना चाहिए यहां पे 6600, करेक्ट। और ये बड़ा सादा है, मतलब यहां से x को सॉल्व करना ये कुछ चौथी क्लास की या 5वीं क्लास की मैथ्स है मेरा ख्याल है। राइट, सो यहां से x बनना चाहिए 6600। फाइन, अगर x 6600 बनना चाहिए तो व्हाट वुड बी दी रिटेन्ड अर्निंग्स if x और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स शुड बी 6600? तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होंगी टू बैलेंस इट आउट? राइट, ये बात समझ आई है नहीं? देयर हैज टू बी अ बैलेंसिंग नंबर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ना। सो व्हाट वुड बी दी रिटेन्ड अर्निंग्स टू बैलेंस इट आउट? रिटेन्ड अर्निंग्स आपके पास बनेगी इसको बैलेंस करने के लिए 700 की नेगेटिव बैलेंसिंग नंबर, और इस रिटेन्ड अर्निंग की डबल एंट्री क्या होती है? इस रिटेन्ड अर्निंग की डबल एंट्री होती है, एक तरफ ये गुडविल में डाली जाती है, दूसरी तरफ ये रिटेन्ड अर्निंग में डाली जाती है, ऐसे ही है। अब आमतौर पे ये पॉजिटिव होती है,
तो हम यहां पे इसको एज पॉजिटिव लिखते हैं, यानी कि क्रेडिट गुडविल करते हैं, और यहां पर OL एट एक्विजिशन लिखकर माइनस के साइन के साथ डेबिट रिटेन्ड अर्निंग करते हैं। ऐसे ही है, आमतौर पर ये पॉजिटिव होती है। देखें एग्जामिनर ये भी तो उलझाता है ना बच्चों को, जो चीजें आमतौर पे पॉजिटिव होती हैं उनको नेगेटिव करके भी चेक कर रहा है अब आपको। आमतौर पर ये पॉजिटिव होती है तो हम लिखते हैं नेगेटिव यहां पर, यानी कि डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, और पॉजिटिव यहां पर यानी कि क्रेडिट गुडविल। अब ये उल्टा होगा, ये होगा डेबिट गुडविल क्योंकि नेगेटिव है, और क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग। आप माशाल्लाह अब मच्योर हो गए हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसोलिडेशन, तो आपने घबराना नहीं है इस जर्नल से। इट इज written with inverse signs as compared to usual. Why? Because retained earning balance is a negative at acquisition. ठीक है जी, लीजिए जी, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स की का जर्नल कर लिया, जबरदस्त हो गया ये भी। फिर एनसीआई बनेगा 25% पे, 6600 का 25% लिया जाएगा और हमारे पास एनसीआई बन जाएगा। क्या ख्याल है? तो हम बना लेते हैं जी, 6600 का 25% होता है 1650। क्या ख्याल है? डबल एंट्री होगी डेबिट गुडविल 1650 से, क्रेडिट एनसीआई, ये आ गया। बीएल का एनसीआई या ओएल का, रादर ओएल नाम है कंपनी का, ओएल का एनसीआई अगर मैं लिखूं तो ये ओएल के एनसीआई की इनिशियल वैल्यू है। क्या वैल्यू है? इनिशियल वैल्यू है, जो कि वर्किंग वन से आ रही है 1650। सो डेबिट गुडविल क्रेडिट एनसीआई कर लिया, वो भी जर्नल मुकम्मल हो गया हमारा, डेबिट क्रेडिट भी हो गया साथ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लीजिए जी, मेरी पहली गुडविल आ गई 450 की। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब दूसरी सब्सिडरी में कैपिटल एट एक्विजिशन लिखा हुआ है 1200 का, शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन लिखा हुआ है 1100 का। हाउएवर रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन हमने नहीं लिखी हुई, ऐसे ही है। अगर आप गौर करो तो रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन बताई गई है सवाल के अंदर। हमने इस सब्सिडरी को एक्वायर किया है 1 जनवरी 2018 पर, और लिखा हुआ सवाल में कि उसकी रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन 1200 थी। बुलेट नंबर 4 को अगर आप गौर से देखो तो लिखा हुआ सवाल में, ये कोई मिस्ट्री नहीं है पहली वाली की तरह, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, लिखा हुआ है सवाल में बड़ा क्लियर कि जी उसकी रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन सीएल की जिस डेट पर 24% इंटरेस्ट मजीद एक्वायर करके उसको सब्सिडरी बनाया गया, 4th बुलेट में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, 1200 की रिटेन्ड अर्निंग थी। तो रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन इसकी भी लिख लेते हैं 1200, और ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसकी नॉर्मल वाली एंट्री होगी। 1200 से गुडविल क्रेडिट, 1200 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। लिख देता हूं मैं यहां पे सीएल एट एक्विजिशन 1200 से यहां पे डेबिट हो गया, तो अगेन डेबिट क्रेडिट, सिंपल। क्या ख्याल है? फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बना लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बना लेते हैं, ठीक है ना जी। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैसे बनेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आपके बनेंगे 3500 नेगेटिव, एनसीआई जो कि हम पहले ही बना चुके थे कि इस सब्सिडरी में हमारी एनसीआई 47% होगी, याद है बनाया था ना हमने कि इस सब्सिडरी में हमारी जो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग बनती है हमारी, देखी थी हमने वर्किंग बनाकर यहां पर, कि हमारा जो शेयर बनता है सब्सिडरी में वो 53% बनता है,
और एनसीआई 47% बनती है, देखी हुई हमने ये बात। तो हमारी सब्सिडरी में एनसीआई जो है 47% होगी, करेक्ट, डाल देते हैं 47% एनसीआई। 3500 का 47% बनता है 1645। सो डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई 1645। आपकी इनिशियल वैल्यू आ गई एनसीआई की, यहां मैं लिख देता हूं इनिशियल वैल्यू, इसको कर देता हूं इनिशियल वैल्यू ऑफ ओएल इनिशियल वैल्यू ऑफ दूसरी सब्सिडरी का नाम सीएल 1645। ठीक, दोनों लिख लिए हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, गुडविल कंप्लीट कर लेते हैं। गुडविल बनती है 159, पॉजिटिव बन रहा है नंबर, है ना, नेगेटिव नहीं बन रहा, कोई गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं बन रहा, पॉजिटिव नंबर बन रहा है 159 गुडविल। तो लीजिए जी, हमारी फर्स्ट वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह टोटल हो गई, डेबिट्स क्रेडिट्स भी हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्किंग सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन की, और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जी जितने भी रिजर्व्स हो, अदर रिजर्व्स जिस मर्जी नाम से हो, बाय वट एवर नेम्ड कॉल्ड, ठीक है ना, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ये टर्म अक्सर आप सुनते होंगे इन लॉ। सो कैपिटल रिजर्व का नाम दिया हो, रेवेन्यू रिजर्व का नाम दिया हो, अदर रिजर्व का नाम दिया हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस का नाम दिया हो, इन सब का सेम ट्रीटमेंट होता है लाइक रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि जो शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर प्रीमियम होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, बिल्कुल शेयर कैपिटल जैसा। याद रखिएगा, एक रिजर्व में आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा जिसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो होता है ट्रांसलेशन रिजर्व, जो इन दोनों जैसा नहीं होता, वो बिल्कुल अलग एक चीज है, वो एक स्पेशल चीज है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक, सो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका मतलब है यहां पे 1200 टोटल होगा, ठीक है ना, 1200 में से एनसीआई को उसका शेयर देंगे, ओएल में एनसीआई हमें पता है कितना है 25%, तो एनसीआई का शेयर क्या बनेगा, 1200 में 25% होता है 300, तो 300 यहां से निकालेंगे, 300 डाल देंगे एनसीआई में, 1200 में से 300 गए, कितने बने 900। तो यहां मैं लिख दूंगा पोस्ट एक्विजिशन रीवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग फोर से आपको मिल गया, एनसीआई को मिल गया 300। एंट्री क्या की, डेबिट किया रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट किया एनसीआई, 300 माइनस किया रीवैल्यूएशन सरप्लस में से, 300 डाल दिया एनसीआई में, तो यहां बन गया 900 और ये टोटल बन गया 6400। लें जी, ये भी आसान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग, सबसे पहले यहां पे हमें टोटल करना पड़ेगा इसका। सो यहां पे दोनों के टोटल्स होंगे, ये जो 3000 लेस 60 प्लस 332 प्लस 100 प्लस 700, इसका टोटल भी बनेगा विच इज 4072, और फिर ये दूसरे का टोटल भी बनेगा विच इज 800। क्या ख्याल है, 4072 में 25% एनसीआई को जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका सब टोटल का नाम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका भी नाम लिख लेते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। 4072 में 25% एनसीआई को जाएगा, जो कि बनता है 1018। तो इस माइनस की एंट्री क्या होगी, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट हु, एनसीआई, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग, वर्किंग टू 1018, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट एनसीआई। ठीक है जी,
इसी तरह दूसरी सब्सिडरी में, इस सब्सिडरी में 800 में से 47% अगर हम दें तो वो बनता है 376। 47 देना ना हमने एनसीआई को, 376। सो 376 डेबिट रिटेन अर्निंग, अगेन क्रेडिट। पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग यहां लिख देते हैं OL। ये पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग किसकी है? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग BL। ठीक है जी, 376 वर्किंग टू डेबिट क्रेडिट, रादर CL नाम है, नॉट BL, CL नाम है। ठीक है जी, सो डेबिट क्रेडिट, बेहतरीन। सो यहां से हमें पता चल गया कि जी दिस कंक्लूड्स आवर वर्किंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स एज वेल। हमारे पास 3054 आ जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट सब्सिडरी एंड 424 आ जाएगा फ्रॉम द सेकंड सब्सिडरी, जो हमारा शेयर है, जो हमारे पास आएगा, हम बीइंग द पेरेंट, हम बीइंग BL। और रिटेन अर्निंग का टोटल हमारे पास बन जाएगा इस पूरे कॉलम में जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सब का टोटल 12910 होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद NCI। सो NCI में ऑलरेडी हम चूंकि सारे नंबर्स लिख चुके हैं, हर चीज लिख चुके हैं, कर चुके, तो वो भी हमने सीख ली। वो बनती है 4761, राइट, 4761। NCI भी बन गई। लीजिए जी, यहां पे हमारी सारी वर्किंग्स का टोटल हो गया, पूरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम सिर्फ ऊपर बैलेंस शीट में नंबर्स लिख लेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा सवाल मुकम्मल है। सो हम TP का सम कर लेंगे। गुडविल का नंबर गुडविल से उठा के लिख लेंगे, 450 और 159। राइट, PP बनता है आपके पास 47135। ठीक है जी, फिर गुडविल आपके पास बनेगा 170 प्लस 450 प्लस 159, 779। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आपके पास टेक्निकली जीरो बनेंगी, देख लीजिए बेशक वो खत्म हो गई है। इन्वेस्टमेंट इन JV आपके पास बनेगी 594, 360 प्लस 228 माइनस 6, ये 582 बनेगी, रादर नॉट प्लस 6, ये माइनस 6 है तो रादर 582 बनेगी। और करंट एसेट्स आपके पास ये -400 प्लस 400 तो कैंसिल हो गया, इफेक्टिवली इन तीनों का सम आएगा 25080। ठीक है जी, तो इफेक्टिवली एसेट साइड का टोटल आपके पास यहां से इन चार नंबर्स को सम करके 73576 मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरी साइड पर, इक्विटी लाइबिलिटीज। इक्विटी हमें पता है ये शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आ गया, तो ये 15,000 हो गया। शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का आ गया, तो ये 8,000 हो गया। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन वर्किंग 4 में हमने टोटल किया हुआ है ये 6400।
रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 2 में हमने टोटल की हुई हैं ये 12,910, राइट। यहां से हमारे पास इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट निकल आएगी, राइट। 42,310। एनसीआई हमने अलग से टोटल किया हुआ है, ऐसे ही वर्किंग 3 में एनसीआई हमने अलग से टोटल किया हुआ है, इन सब नंबर्स का सम, राइट, इन सब नंबर्स का सम 4761। एनसीआई हमने इन सब नंबर्स का सम अलग से टोटल किया हुआ है जी। यहां पे हमारे पास टोटल इक्विटी बन जाएगी। फिर लाइबिलिटीज, पहले इसका सम लगा लेते हैं, 47071 बनेगा ये टोटल इक्विटी। और लाइबिलिटीज हम ये सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं इसका सिंपल सम लगा लेंगे हम अपने पास। तो लाइबिलिटीज हमारे पास 26,505 बन जाएंगी और टोटल यहां पर भी आपके पास वही बनना चाहिए 73,576 जो एसेट साइड पे बना। वो हमें कंफर्म इसलिए है कि हम करते ही डेबिट क्रेडिट्स हैं, डेबिट क्रेडिट्स में तो कभी बैलेंस शीट आउट ही नहीं होती, ठीक है ना जी। आई वुड एडवाइज कि यहां पे आप 1 मिनट का पॉज कीजिए, इसको तसल्ली से देखिए। फिर एक छोटी सी बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, ठीक, एंड देन वी कंक्लूड दिस लेक्चर। आई होप आप सबने इसको देख लिया। अब इस सवाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको मालूम होना चाहिए, इट्स क्वाइट क्रिटिकल एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक तो चीज आप सबके जहनों में क्लियर होनी चाहिए कि यार इसके, जो मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे, कि इसके अंदर जो गुडविल आ रही थी 170 की ऑलरेडी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि वो कहां से आई है, कोई जिक्र नहीं है सवाल में। अगर किसी स्टूडेंट के जहन में ये आ रहा हो कि यार हो सकता है कि जब उसने सीएल में 35% शेयर्स लिए थे तब गुडविल एक्वायर कर ली थी या तब गुडविल रिकॉग्नाइज कर ली थी, नॉट एट ऑल। ये कहां लिखा है सवाल में? सीएल में तो जब उसने इन्वेस्टमेंट ली है तो वो तो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन सीएल एट कॉस्ट। ये जो 170 की गुडविल है ये क्या चीज है, ये क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो। इन शॉर्ट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आमतौर पर गुडविल नहीं आनी चाहिए, नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने आपको पिछली जब इसी सवाल के अंदर जब मैं आपको करा रहा था बैलेंस शीट शुरू में, तो मैंने आपसे कहा था कि आप नीचे एक नोट लिखते कि यार वी डोंट नो कि ये गुडविल कहां से आ रही है और क्या है, लिहाजा हमने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अच्छा, मजे की बात एक और मैं अर्ज कर दूं कि अगर आप इसका, एंड आई कैन डिस्टिंक्टली रिकॉल, इसका सजेस्टेड सोल्यूशन भी देखेंगे तो उसके अंदर भी कोई 170 का ट्रीटमेंट नहीं किया, बिकॉज उन्होंने इसके हवाले से कोई डेटा ही नहीं दिया। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेरे जो सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको क्लास में कराता हूं, आप नोट करते होंगे, अगर आप में से कोई सजेस्टेड सॉल्यूशंस एग्जामिनर के सॉल्यूशंस देखता है तो आप नोट करते होंगे कि फॉर्मेट्स में तो मेरे सॉल्यूशंस उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। उनका तो कोई सेट फॉर्मेट है ही नहीं, हर अटेम्प्ट में वो नए फॉर्मेट से सवाल सॉल्व करते हैं, हर अटेम्प्ट में, राइट। आप खुद खोल के देखिए जवाबात, फॉर्मेट्स में तो मेरे सवालात जवाबात बहुत मुख्तलिफ हैं। उसकी जाहिरी सी रीज़न है, हम तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, हम कोई बाद में एक्सेल पे बैठ के थोड़ी जवाब बना रहे हैं, हम तो खुद हाथ से लिखते हैं, राइट। और दूसरी बात यह है
कि मेरे जवाबात नंबर्स के पर्सपेक्टिव से भी कभी कभी उनसे मुख्तलिफ होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सजेस्टेड सॉल्यूशंस में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक। एंड मिस्टेक दर मिस्टेक मैं प्रूव कर सकता हूं फ्रॉम द IFRS कि व्हाट द एग्जामिनर हैज डन इज रॉन्ग, राइट। और आप चूंकि अभी तक कंसोलिडेशन तक पहुंचते पहुंचते मुझसे बहुत सारी नॉलेज ले चुके हो, तो आपने देखा होगा कि हम प्रीवियस जगहों पर भी बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि यार यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सजेस्टेड सोल्यूशन ठीक नहीं है, ठीक। तो हमेशा याद रखिए, मेरे सॉल्यूशंस चाहे वो मैंने क्लास में कराए हों या जो क्लास में नहीं कराए उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको वैसे हैंड ओवर किए हों, मेरे सॉल्यूशंस को रेफर कीजिए, एग्जामिनर के सॉल्यूशंस को नहीं। एग्जामिनर के सॉल्यूशन एक अटेम्प्ट में गलत सॉल्यूशन आता है, अगली अटेम्प्ट में उसी चीज को रेक्टिफाई करके उसका सही सॉल्यूशन दे दिया जाता है। आई कैन प्रूव दैट टू यू ऑन सेवरल ओकेजन्स। जानबूझ के उस आइटम को दोबारा टेस्ट किया जाता है क्योंकि वो पिछली दफा गलत सॉल्यूशन दिया होता है, ठीक, और उसका फिर सही सॉल्यूशन दे दिया जाता है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दैट मिस्टेक, राइट। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि इस सवाल की मदद से आपने सीख लिया है, उसको बोलते हैं पीस मील एक्विजिशन। ये ACCA की किताबों का लफ्ज है, पीस मील एक्विजिशन। पीस मील एक्विजिशन से क्या मुराद है? पीस मील एक्विजिशन से मुराद है कि आपने पहले कोई एसोसिएट था या कोई सादी IFRS 9 वाली इन्वेस्टमेंट थी, उसको कन्वर्ट कर लिया सब्सिडरी में, इसको बोलते हैं पीस मील एक्विजिशन। पीस मील से मुराद कि थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें इंटरेस्ट एक्वायर कर रहे हैं। हम इसे कहते हैं चेंज इन होल्डिंग का सिनेरियो, ऐसे ही है ना। मैंने आपको इस सवाल की मदद से वो भी करा दिया। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि यार इस सवाल में तो हम एसोसिएट से सब्सिडरी हमने बनाया, क्या ख्याल है? हमने उसको IFRS 9 से सब्सिडरी तो नहीं बनाया, क्या ख्याल है? बात समझ रहे हैं ना? हमने एसोसिएट से सब्सिडरी तो बनाया है, हमने IFRS 9 से सब्सिडरी तो नहीं बनाया। जब हमने एसोसिएट से सब्सिडरी बनाया था तो एसोसिएट के डिस्पोजल का क्या जर्नल किया था हमने कहा था यार इन्वेस्टमेंट करो क्रेडिट, जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट, गुडविल करो डेबिट। और बाय द वे यहां बस गुडविल डेबिट हो रही है, ये कोई सब्सिडरी की एक्विजिशन का जर्नल नहीं है भाई। सब्सिडरी की एक्विजिशन का जर्नल तो अलग है, वो तो ये वाला जर्नल है, क्या ख्याल है? ये वाला जिसमें सिर्फ ये 1330 की इन्वेस्टमेंट नहीं है, और भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, नेट एसेट्स आ रहे हैं, NCI बन रही है, वो तो ये जर्नल है, राइट, नेट एसेट्स वाला। हमने एक सेपरेटली कहा, हमने कहा यार एसोसिएट को जब डिस्पोज कर रहे हो यहां पर ये, तो डेबिट बैंक नहीं करो, क्योंकि बैंक तो डेबिट हुआ ही नहीं। डेबिट करो गुडविल को। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो खत्म करके आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो स्टैंडर्ड कहता है गुडविल में डेबिट कर दो इसको। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आ गई आपको कि यहां पे कोई नेट एसेट्स वगैरह डेबिट नहीं होंगे साथ, ये तो सिंपल एक एसोसिएट के डिस्पोजल की एंट्री है। सो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, और जो भी बैलेंसिंग था हमने कहा वो P&L में ले जाओ। याद रखिए सेम यही एंट्री अगर IFRS 9 टू सब्सिडरी जा रहा हो तब भी सेम यही एंट्री होती है। सेम इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट क्रेडिट करो, गुडविल डेबिट करो फेयर वैल्यू पे, P&L में बैलेंसिंग ले जाओ। एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है। ठीक है ना जी? फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है, अगर एसोसिएट होगा तो ये इक्विटी अकाउंटिंग के मुताबिक बनी होगी, क्या ख्याल है? और अगर ये IFRS 9 होगा तो ये कैसे बनी होगी?
ये IFRS 9 के FVTPL या FVTOCI के रूल्स के मुताबिक बनी होगी। क्या ख्याल है? फर्क सिर्फ इतना है, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्यूट, बात समझे? अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई। फिर एक और बात जो कि एहसास होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए सबको। अभी ऐसा था कि यार ये पेरेंट है, इसके पास एक सब्सिडरी है, इसके पास एक एसोसिएट था, और वो एसोसिएट बाद में खत्म होकर सब्सिडरी बन गया, राइट? ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि इस सब्सिडरी ने भी वहां इन्वेस्टमेंट कर ली। यही था इस सवाल में। अगर ऐसे होता कि ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, ये एक एसोसिएट है, और बाद में फर्ज कीजिए ये एसोसिएट खत्म होकर सब्सिडरी बन जाता है, बिकॉज ये सब्सिडरी इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट कर लेती है। ये भी सिनेरियो हो सकता है ना कि ये एसोसिएट किसका था? पेरेंट का नहीं था, सब्सिडरी का था। सब्सिडरी ने पहले इसमें 30% इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, बाद में बढ़ा के से 70% कर दी। याद रखिए, इन दोनों सवालों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। जो सारे जर्नल्स किए हैं, सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय एक चीज के। किस चीज के? मेरा ख्याल आपके जहन में एक बात आ रही होगी। सिवाय इस चीज के कि गौर से देख लीजिएगा स्क्रीन अपनी और सुन लीजिएगा मेरी ये बात। रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग में ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, एसोसिएट का एक शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने दिखाया है ना 175 का, जब तक वो हमारा एसोसिएट था ये, और ये जो फेयर वैल्यू का लॉस हमने दिखाया जो उसके डिस्पोजल वाले जर्नल में हमें आया है वर्किंग 5 में, ये दोनों बाहर नजर आ रहे हैं, इस कॉलम में नजर आ रहे हैं। अगर ये हमारी सब्सिडरी का एसोसिएट होता तो ये दोनों कहां नजर आते? यहां बाहर ना नजर आते ये दोनों एसोसिएट से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, ये कहां नजर आते? ये इनर कॉलम में नजर आते, इनर कॉलम में नजर आते, सब्सिडरी के कॉलम में नजर आते। फॉर एग्जांपल अगर ये ओएल का होता तो ओएल के इस डब्बे में नजर आते। बात समझ गए? है ना ये भी आसान। फिर आखिरी बात, और इसके लिए आपको सुपर अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत अटेंशन होकर सुनना पड़ेगा। एनसीआई को देखिए, यहां पर एनसीआई बिल्ड करते हुए मैंने अलग अलग नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि ये ओएल की एनसीआई है और ये सीएल की एनसीआई है, ऐसे नहीं लिखा। मैंने इकट्ठी की एनसीआई टोटल कर दी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ओएल की एनसीआई कौन सी है और सीएल की एनसीआई कौन सी है, पूछ सकता है ना कोई? आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता। रियल वर्ल्ड में यह सवाल आपसे कोई नहीं करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं होता कि ओएल की एनसीआई कौन सी है और सीएल की एनसीआई कौन सी है, ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं होता, राइट? बट एग्जाम क्वेश्चंस में तो पूछा जा सकता है कि यार इसमें से ओएल की कितनी और सीएल की कितनी है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपके ब्रेन्स को एक दफा घुमाएगी जी, ये बात गौर से देखनी है, इसलिए गौर से देखे बगैर नहीं समझ आएगी। मैं पहले बता रहा हूं, ये शर्तिया बात है,
इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो मैंने आपको आज तक पढ़ाई है। देखिए जी प्लीज, अगर मैं हिसाब लगाना चाहता हूं ओएल की एनसीआई का, तो कुछ चीजें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जैसे 1650 ओएल की एनसीआई का हिस्सा है, 300 ओएल की एनसीआई का हिस्सा है, 1018 ओएल की एनसीआई का हिस्सा है। ये जो पहले तीन जर्नल्स हैं, एक स्टार लगा रहा हूं, 2 3, ये तीनों ओएल की एनसीआई का हिस्सा है। मेक सेंस? बिल्कुल है। नाउ व्हाट अबाउट दिस जर्नल, ये -228, ये कहां से माइनस होगा? ये ओएल के पास से माइनस होगा। कहां से माइनस होगा? ओएल के पास से माइनस होगा। अच्छा, ओएल के पास से क्यों माइनस होगा? ओएल के पास से भाई इसलिए माइनस होगा कि ये 25% ऑफ 912 है। ये 912 किसका एसेट था? ओएल का एसेट था। हमने ओएल का एसेट था या नहीं, चेक कर लो जाके। ये 912 किसकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, एग्जामिनर की दी हुई बैलेंस शीट देखो, 912 ओएल के एसेट्स में लिखा हुआ है, जाके देख लो इन्वेस्टमेंट्स में। जब हमने उसे डिलीट किया तो उसका 25% का हिट जाएगा एनसीआई को। अच्छा फाइन, ओके, तो पता चला ये भी इधर से माइनस होगा। फाइन, फिर ये जो सीएल की इनिशियल वैल्यू है, इसका क्या करेंगे? क्या ये 1645 सारी सीएल की एनसीआई है? एक्चुअली इस 1645 में भी ओएल की एनसीआई का हिस्सा है। जरा गौर से सुनिएगा। कैसे भला? अगर आप ग्रुप स्ट्रक्चर पे आ जाएं, यहां पे, तो 75% का 24% ये हमारा हिस्सा है जो हमने यहां डाला है। क्या ख्याल है? समझ रहे हैं ना? 24% का 75, 24% का 75%, ये हमारा हिस्सा है जो हमने डाला है। 24% का 25% ये कौन ओन करता है? 24% का 75% हम ओन करते हैं। हम 24% का 25% कौन ओन करता है? ओएल का एनसीआई। जो ओएल में एनसीआई है वो 24% का 25% ओन करता है। क्यों भला? क्योंकि ये ओएल का, देखो लीगली, देखो बात को, लीगली स्पीकिंग ये ओएल का एसेट है, ये 24% इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी भी है, तो भाई जो उसमें दूसरे शेयर होल्डर हैं, क्या उनकी नहीं है? क्या उनका माल हमने खा लेना है? नहीं, अल्लाह ना करे। ये इन्वेस्टमेंट जो भी है 24%, जितनी भी वैल्यू है इसकी, ये 75 हमारी है तो 25 उनकी है। व्हाट इज 25% का 24%? व्हाट इज 25% का 24%? ये प्रोपोर्शन, ये अमाउंट किसकी ओनरशिप है? कौन इसका ओनर है? ओएल का एनसीआई इसका ओनर है। बात समझ आई है नहीं? आई होप ये आपको समझ आ रही है बात। दिस 6% is owned by who? It is owned by OL. OL's NCI. तो एक बड़ी मजे की चीज देखने जा रहा हूं जिसके बाद आपका ब्रेन एक दफा ना स्विंग हो जाएगा पूरा। असल में ये जो सीएल है, अगर इसकी शेयर होल्डिंग का पाई चार्ट बनाया जाए, स्प्लिट बनाया जाए, तो इसमें 53% शेयर हमारे हैं सीएल में। किसकी बात हो रही है? सीएल की।
53% शेयर हमारे हैं, नीचे करके लिख लेता हूं, सीएल के आगे लिख देता हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना बने। सीएल में 53% शेयर हमारे हैं, बीएल के हैं। 41% शेयर हमें नहीं पता किसके हैं, सीएल्स एनसीआई के हैं, जो सीएल में एनसीआई। और जो पीछे 6% शेयर बचते हैं ये किसके हैं, ओएल के एनसीआई के। यहां से 100% पूरा बनता है। जहन एक दफा घुमा है ना? कैसे भला? कैसे कह रहा हूं कि 41 का मुझे नहीं पता किसके हैं? इसलिए कह रहा हूं, गौर से देखना जरा। 35 बीएल के, 24 ओएल के, बाकी 41 का कौन ओनर है? हो सकता है छोटे 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 बहुत से लोग हों, मैनी पीपल हो, बहुत सारे लोग हो सकता है कोई एक आधी बड़ी कंपनी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, वल्लाह वालम, मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं। तो 41% तो हकीकी सीएल की एनसीआई है, 53% हम में, तो 6% कौन है? 6% असल में ओएल की एनसीआई है। इसका मतलब जब हम यहां पर ये 1645 किस परसेंटेज पे है? ये 47% पे है। दिस इज 47%, दिस इज 47%, हाँ या ना? दिस इज 47% ऑफ नेट एसेट्स, दिस इज 47% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स। जब हम यहां पे ये तोड़ते हैं ना, तो असल में ये दो पार्टियों का शेयर है। इस 47 में से 6% ओएल की एनसीआई का हिस्सा है और 41% सीएल की एनसीआई का हिस्सा है। दिमाग एक दफा घुमा ना? तो अगर कोई आपसे कहे कि यार इसको अलग अलग करके दो, तो फिर ये 1645 दो हिस्सों में टूटेगा। 1645 दो हिस्सों में टूटेगा अगर अलग अलग करके देना है। 1645 असल में नेट एसेट्स का 47% है, 3500 के नेट एसेट्स का, करेक्ट? 3500 का 41% सीएल में आएगा, 6% इधर जाएगा। कुछ समझ आई? 3500 का 41%, हाँ जी, बना रहे हैं अपने पास कैलकुलेटर पे। कितना बनता है 3500 का 41%? 3500 का 41% सीएल में लिखा जाएगा 1435 बनता है जी, अगर आपने बनाया तो। और उसका 6% 210 बनता है, यहां जाएगा। इसका मतलब ये 1645 के असल में दो हिस्से हैं, 1435, 210। ये जो मैंने जवाब में लिखा है मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। इनिशियल वैल्यू ऑफ सीएल, ये बिल्कुल ठीक है। ये सीएल में एनसीआई है, बट इस सीएल की एनसीआई में कुछ हिस्सा ओएल की एनसीआई का भी है। जवाब में कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। जवाब जो मैंने जितना आपको लिखवा दिया बिल्कुल ठीक लिखवा दिया, ठीक। अच्छा, इसी तरह इस 376 में भी यही चक्कर है जी, 376 में भी यही चक्कर है। 376 क्या है? 376 800 का 47% है। तो 800 का 41% क्या बनता है? 328, करेक्ट? और 800 का 6% क्या बनता है? 48। इसका मतलब है इस 376 के भी दो हिस्से हैं, 328 और 48। दिमाग घुमाया ना एक दफा? मजा आया ना आपको? लिहाजा मैं इसको यूं करके लिखता हूं, अलग अलग करके नहीं लिखता। इसमें एक हिकमत है। अगर कभी एग्जाम में जरूरत पड़ जाए इसको अलग अलग करने की, या एग्जामिनर मांग ले अलग अलग करना, तो यकीन कीजिए 99% ऑफ आई कैप एग्जामिनीज
99% नहीं, हंड्रेड्स में तो आप लोग ही हैं। आई वुड से एटलीस्ट 90%, आप लोग शायद 10% जरूर रिप्रेजेंट करते होगे। अराउंड 90% ऑफ आई कैप एग्जामिनीज वुड नॉट नो हाउ टू स्प्लिट इट। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर कभी स्प्लिट करना पड़ जाए तो दिस इज द वे हाउ यू मस्ट स्प्लिट इट। What is purely the value of OL's NCI? This is the value. What is purely the value of CL's NCI? This is the value. I hope you've understood it. I hope you've enjoyed this class. As usual, आपका होमवर्क है कराए हुए काम को रिवाइज करना, एक दफा सवाल को दोबारा सॉल्व करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।